हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं। एनपीओ का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता। और इसके आगे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एनपीओ जो है, इसमें 3 खाते बनाए जाते हैं। कितने? 3 बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो है और फर्स्ट जो है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी आरपी लिख देना है शॉर्ट। और दूसरा है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आई और ई लिख देना है। और तीसरा जो अंतिम है वो क्या है? बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, इसमें आपको बताने वाला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले अर्थ बताएंगे, उसका डिफिनेशन देंगे, उसके बाद उसका खाता भी बताएंगे। और देखिए, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है, देखिए ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि आप लोग अगर 12th में पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कैश फ्लो पढ़े होंगे, उसी के आधार पर सेम टू सेम बनाया जाता है। ठीक है, तो हम जो कैश फ्लो है यानी कि रोकड़ बही, ये जो रोकड़ बही है, इसमें हम आपको अंतर भी स्पष्ट कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? अंतर भी स्पष्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें, स्पष्ट रूप से कहें, तो जो लाभ नहीं कमाने वाली जो संस्था होती है उसके माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के, जैसे कि पूंजीगत आय होता है। ठीक है, आयगत आय, या माने जो आयगत प्राप्ति होती है, आयगत भुगतान होता है, जो भी होती है आयगत या पूंजीगत, दोनों के इसमें लेखा किया जाता है। इसमें देखिए, जैसे कि 2023 चल रहा है, 2023 में मिलने वाले जितने भी प्राप्तियां होते हैं, रिसिप्ट से दर्शा दे रहा है, जितने भी रिसिप्ट होते हैं, ये देखिए 2023 अभी चल रहा है ना, 2023। अगर इसमें इससे पहले 2022 का भी रुपया मिले या 2024 का भी रुपया मिले, यानी कि इसके पिछले साल का मिले या अगले साल का मिले, लेकिन 2023 में अगर मिल रहा है तो इसका लेखा होता है। तो इसका भी मत इसी में दर्शाया जाएगा और इसका भी मत इसी में दर्शाया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो चालू वर्ष होता है ना, वो चालू वर्ष से संबंधित ही इसमें सभी लेखाएं की जाती हैं। अब देखिए, अब इसके हम बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जानेंगे? अब थोड़ा सा डिफिनेशन जानेंगे। तो देखिए, डिफिनेशन आप अपने से भी बना सकते हैं एक शॉर्टकट रूप में, और हम भी बनाते हैं, आप बुक में भी देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले विद्वानों ने बहुत कुछ इनके बारे में कहा, लेकिन विद्वानों की अगर बात करें तो बुक से भी आप पढ़ लीजिएगा। यदि हम विद्वानों का नाम लेकर चलें और उनका दिया गया डेफिनेशन का चर्चा करें तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बनाना है वीडियो हमको। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पॉइंट इस पर लिख लीजिए डिफिनेशन बनाने के लिए, कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, जिसको संपत्ति खाता भी कहते हैं। क्या है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। ओके, अब देखिए ये क्या, एक तो पहले तो वास्तविक खाता है, और दूसरा जो इसमें जो लेन देन होता है, इसमें दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, जो लेन देन होता है वो वे नगद होते हैं। लेन देन होता है वो नगद होता है। कैसे होता है? नगद होता है। इसमें उधारी की कोई चर्चा नहीं है, इसमें उधार कोई काम नहीं होता है। समझे? अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हमने बताया कि 2023 में
इस वर्ष से आए या इस वर्ष से आए, इस सब का इसमें लेखा किया जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि लेन देन नगद की जाती है, चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हो या आने वाले वर्ष से संबंधित हो या फिर जो मतलब कि जो चालू वर्ष है उससे ही संबंधित क्यों ना हो। इसमें आप पॉइंट ऐसे बना के लिख सकते हैं कि चाहे चालू वर्ष से संबंधित हो या पूर्व वर्ष से या फिर आगामी वर्ष से। यानी कि इसमें जो मद है वो तो लेन देन नगद होते ही हैं। अब वे जो लेन देन हो रहा है वो चाहे चालू वर्ष से संबंधित हो या फिर पूर्व वर्ष से संबंधित हो या फिर आने वाले वर्ष यानी भविष्य की वर्ष से संबंधित हो, सभी को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो हम आपको पॉइंट बताए भी थे और बता भी रहे हैं। इसमें जो भी देखिए, इसमें जो आय आ रहा है या भुगतान हो रहा है वे चाहे पूंजीगत हो या आयगत हो, इन सब की लेखा इसमें की जाती है। इसकी आयगत या पूंजीगत सभी मदों की आयगत या पूंजीगत आय प्राप्ति लिख लीजिए या फिर भुगतान प्राप्ति या भुगतानों का प्रदर्शित करना। यानी कि इसमें आयगत हो या पूंजीगत हो प्राप्ति या आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति हो या फिर आयगत भुगतान हो या फिर पूंजीगत भुगतान हो, इन सभी को प्रदर्शित इसमें किया जाता है। अब देखिए, अब अगला और अंतिम पॉइंट हमको बताते हैं डेबिट और क्रेडिट का। तो देखिए, जो ये हम बनाते हैं ना, ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता मान लीजिए हम बना दिए थोड़ा देर के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम आपको एक चीज बता रहे थे, ये वाला डेबिट जो साइड है और ये जो क्रेडिट साइड, इसमें किस प्रकार की मदद लिखी जाती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, इनमें जो भी प्राप्तियां हो, जो प्राप्तियां हो उसको, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, इसको देखिए जो भी प्राप्ति होती है डेबिट साइड में दिया है, यानी पहले ही रिसिप्ट लिख दिया है। तो रिसिप्ट मैंने आप क्या जानते हैं, प्राप्ति। यदि रिसिप्ट अगर दे दिया है तो उसमें चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, इसको तो दर्शाइए दिया है, चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, यानी कि सभी जो प्राप्तियां होगी, सभी प्राप्तियां यहाँ पर प्राप्तियां डेबिट की जाएगी। क्या की जाएगी, डेबिट की जाएगी। और जो भी भुगतान है, पेमेंट है, उन सबको क्या किया जाएगा, इन भुगतानों को क्रेडिट किया जाएगा। बहुत अच्छे, क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। बस अब इसमें आप लोग क्या करना है, एक अच्छी सी डिफिनेशन इसमें से जोड़ के बनाना है। ये पॉइंट सबसे पहले आप लोग स्किप करके वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद इस पर डिफिनेशन बनाते हैं। अब देखिए, डिफिनेशन आप लोग बनाइएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जिसमें सभी प्रकार की मदें, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, चाहे वो आयगत प्राप्तियां हो या पूंजीगत प्राप्तियां हो, इन सभी को प्रदर्शित किया जाता है। फिर चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो या पूर्व वर्ष संबंधित हो या फिर आगामी वर्ष से ही क्यों न संबंधित हो, इसमें सभी को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और साथ ही इसमें लिख लीजिएगा, इसमें सभी प्रकार की प्राप्तियां, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और सभी प्रकार की भुगतान या पेमेंट जो
आयगत हो या पूंजीगत हो, कुछ भी हो, उसको क्रेडिट साइड में दर्शाया जाता है। ठीक है, और सबसे पहला उसमें जो बनाइएगा तो ऐसे बना दीजिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जो रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार की मदें, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो, दिखाई जाती है और इसमें सभी मदें, चाहे वह पिछले वर्ष से संबंधित हो या आगे मतलब भविष्य में आने वाली वर्षों से संबंधित क्यों ना हो, इसको प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, और इसी के साथ हम क्या जान लेते हैं, इसमें नाम आया रोकड़ बही का, तो रोकड़ बही और प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या अंतर है, इसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर हम आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक तिथि के लेकर चलेंगे। सबसे पहले तिथि इसमें डाला जाता है, तो तिथि के आधार पर हम देखेंगे क्या है, अंतर का आधार है और ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता और ये रोकड़ बही। तो सबसे पहले हम तिथि के आधार पर देखेंगे, तो तिथि के आधार में कहता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जो प्रविष्टियां होती हैं वो तिथिवार नहीं होती है, यानी कि इसमें जो प्रविष्टियां होती है, प्रविष्टियां वे तिथिवार नहीं होती है, तिथिवार नहीं होती है। यानी कि इसमें जो खाते बनाए जाते हैं उसमें डेट का, तिथि से तारीख समझ रहा है ना, डेट, उसका कोई चर्चा नहीं होता, इसमें कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन इसमें रोकड़ बही में क्या कहता है कि रोकड़ बही में सभी प्रविष्टियां तिथिवार की जाती है, यानी कि इसमें सभी जो भी प्रविष्टियां हैं, जो भी प्रविष्टियां हैं, जो भी प्रविष्टियां, सभी प्रविष्टियां क्या की जाती है, तिथिवार, तिथिवार की जाती है। समझे, ये एक नंबर पॉइंट है, यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ भी। एक नंबर पॉइंट में क्या कहा, तिथि हमने लिया, तिथि के आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इसमें तिथिवार प्रविष्टियां नहीं की जाती है, तिथि की कोई जिक्र नहीं होती है। लेकिन यही रोकड़ बही में क्या होती है, तिथि की जरूरत होती है। बिना तिथि के इसमें मतलब लेखा करना थोड़ा नहीं होता है, लेखा बिना तिथि के लेखा नहीं होता है। दूसरा हम प्रविष्टियां का समझेंगे, प्रविष्टियां सारांशित रूप में की जाती है। अगर प्रविष्टियां का आधार पर देखें, एक नंबर ले लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए, प्रविष्टियां, ये जो प्रविष्टियां आया इसके आधार पर देखते हैं, तो इसमें जो प्रविष्टियां होती है, प्रविष्टियां कैसे होती है, सारांशित और सारांशित रूप में की जाती है, यानी कि सारांशित रूप में की जाती है। ठीक है, किसमें की जाती है, सारांशित रूप में की जाती है। इसकी प्रविष्टियां जो की जाती है ना, जो लेखा प्रविष्टि होती है वो की जाती है, वो सारांशित रूप में की जाती है। लेकिन इसमें जो क्या है, रोकड़ बही, इसमें सारांश जो प्रविष्टियां होती है वो क्रमवार की जाती है, प्रविष्टियां क्रमवार की जाती है, यानी कि क्रम के माध्यम से की जाती है, क्रम के अनुसार, क्रम समझ रहा है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से की जाती है। अब देखिए तीसरा हम लेते हैं अवधि, तीसरा अवधि लेते हैं, क्या अवधि लेते हैं, जो इसका तीसरा पॉइंट है। तो अवधि के आधार पर कहता है कि यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, यानी कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता है वो की जाती है वर्ष के अंत में। कैसे की जाती है, वर्ष के अंतिम में की जाती है। लेकिन जो रोकड़ बही है वो दैनिक आधार पर लिखी जाती है, यानी कि पर डे क्या हुआ, रोज रोज क्या हो रहा है, उसके आधार पर लिखी जाती है, दैनिक आधार पर। इसको दैनिक आधार पर रोकड़ बही को तैयार किया जाता है।
अब देखेंगे संस्था या मतलब कि किसके द्वारा ही चलाया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। इसको छोड़िए, अभी हम जानते हैं खाता का माने खाता का पृष्ठ। इसमें हम पक्ष जान लेते हैं, छोड़िए सब बात। चौथा हम जान लेते हैं पक्ष। तो इसमें देखिए प्राप्ति और भुगतान खाता के इसके डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियां होती है। डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियां, ओके। लेकिन इसमें देखिए ये जो रोकड़ बही है इसमें कह रहा है कि इसमें इसके जो दाएं भाग होता है, दाएं भाग वो क्या होता है, डेबिट होता है। दाएं भाग डेबिट तथा बाएं जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। बाएं भाग क्या होता है, सॉरी इसका बाएं भाग डेबिट होता है ना, बाएं भाग डेबिट होता है तथा दाएं भाग क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देखिए इसके हम क्या जान लेते हैं, एक लास्ट और जान लेते हैं, क्या बोले थे, हाँ संगठन, संस्था, संस्था ले लेते हैं, संस्था। तो ये किसके माध्यम से बनाया जाता है, तो एनपीओ यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाभ न कमाने वाली संस्था के माध्यम से बनाया जाता है। और रोकड़ बही, रोकड़ बही किसके आधार पर बनाया जाता है, लाभ अर्जन करने वाली, लाभ कमाने वाली संस्था के आधार पर, मतलब सॉरी लाभ कमाने वाली संस्था इसको बनवाती है। लाभ कमाने वाली संस्था, यानी कि इसको लाभ कमाने वाली संस्था बनाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको आप वीडियो स्किप करके सब उतार लीजिए, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे जो प्राप्ति और भुगतान खाता है इसके विशेषता पे। किस पे, इसके विशेषता पर हम पहुंचेगा और इसके विशेषता हम लिखेंगे। इसको मिटाए, अब देखिए हम इसके जानेंगे विशेषता। क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे विशेषता। तो विशेषता में किसके जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्या जानेंगे हम लोग, विशेषता जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिफरेंशियल भी बनाया और खाता को भी जाना, और अभी अभी हमने उसको अंतर भी जाना। तो आप सीधे कह सकते हैं पहला नंबर में कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता है यह रोकड़ बही की तरह होता है, या रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक के आधार पर बनाया जाता है। इसे लिख लीजिए, रोकड़ पुस्तक के आधार पर बनाया जाता है। क्या हो गया, इसमें बनाया जाता है रोकड़ पुस्तक के आधार पर। और दूसरा आप लोगों ने जाना, इसमें प्रॉफिट सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी, क्या, सभी प्राप्तियां एवं भुगतान, चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो, चालू वर्ष से संबंधित हो या पूर्व वर्ष से, या आगामी वर्ष से हो, ऐसे लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें सभी प्रकार की या सभी प्राप्तियां एवं भुगतान, चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो या पूर्व वर्ष से संबंधित हो,
सबको इस खाते में यानी प्राप्ति या भुगतान खाते में दिखाया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। अगला हम जानेंगे इसके, और सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, सबसे अच्छा और खूबसूरत पॉइंट इसमें, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो गैर रोकड़ मद होता है, जैसे लिख लीजिए गैर रोकड़ मद, जैसे कि हरास, मशीनरी फर्नीचर आदि का हरास में हरास कटाता है ना, तो वैसा हरास का इसमें कोई लेखा नहीं होगा। क्या हरास की कोई लेखा नहीं होगी इसमें। गैर रोकड़ मद को या उपार्जित हाँ वो भी आ जाएगा, या उपार्जित आय और हाँ एक अदत्त एवं उपार्जित आय एवं अदत्त व्यय या कुछ, यानी कि आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं आउट व्यय नहीं लिखे जाते हैं। क्या वो नहीं लिखे जाते हैं। देखिए इसमें चालू वर्ष से जितने प्राप्तियां भुगतान है सबको तो लिखा जाता है, लेकिन जैसे इसमें गैर रोकड़ मद जैसे कि हरास या उपार्जित आय या भी अदत्त व्यय, ये सब यदि आते हैं ये सब क्यों नहीं लिखा जाता, इसमें कोई इसका मतलब कि कोई भी इसमें कोई इसका जवाब नहीं है। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं, तो जो डेबिट क्रेडिट वाला मद है, चौथा नंबर डाल दीजिए। इसके डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सभी प्राप्तियां लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाता है, सभी भुगतानों को लिखा जाता है। और इसमें सबसे याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से इसकी शुरुआत की जाती है, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है वो इस खाते के मतलब जो खाते डेबिट पक्ष होता है ना, डेबिट पक्ष में सबसे पहले बैलेंस शीट डालकर उसके बाद से इसके प्रारूप बनाया जाता है। चलिए हम इसका प्रारूप भी जान लेते हैं क्या, तो छोड़िए इसका प्रारूप हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।